भारत एक्सप्रेस पर संभल हिंसा की नई तस्वीर सामने आई है। तस्वीरों में पत्थरबाजी करते हुए उपद्रवी दिखाई दे रहे हैं। अब तक इस मामले में 7 एफआईआर दर्ज हो चुकी है। 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। संभल हिंसा में 4 लोगों की मौत हुई थी और ये नई तस्वीरें हैं जो भारत एक्सप्रेस पर सामने आई हैं। संभल में कल के जो हालात थे उस पर लगातार हम आपको अपडेट देते रहे। हालात पूरी तरह से काबू में करने के जो प्रयास किए गए थे वो सफल रहे। इसके बाद इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू हुई। हाई प्रोफाइल वो बड़े लोग जिनके कहने पर या जिन नेताओं के उकसाने पर ये पूरा मामला सामने आया या लोग भड़क गए थे, ऐसे लोगों के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। अभी तक 7 एफआईआर दर्ज हो चुकी है और 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं, 4-4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को भरकर पत्थर सड़कों से हटाने पड़े थे। इस बड़ी तादाद में पत्थर यहां पर मौजूद थे, यानी पहले से यहां पर पत्थर लाए गए थे। कई पहलू हैं जिनके आधार पर जांच पड़ताल की जा रही है। जैसे सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या ये सुनियोजित हिंसा थी? इस हिंसा के लिए पहले से तैयारी की गई थी? इसके पीछे कौन कौन लोग हैं? क्या लोगों को भड़काया गया था, मिसलीड किया गया था, मिस इन्फॉर्म किया गया था? आपको याद होगा कल ये पूरा मामला शाही जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान जब एक टीम पहुंचती है उसके बाद ये मामला भड़का था। कहा यह जा रहा है कि यहाँ पर जो लोग पहुंचे थे वो उग्र थे, यानी उन्हें यह बताया गया था कि यहाँ पर खुदाई की जाएगी या कोई तोड़फोड़ की जाएगी। इस तरह की गलत जानकारियां दी गई थी जब सर्वे के लिए टीम पहुंची थी और उसके बाद देखते ही देखते हालात बेकाबू होने लगे। लेकिन फौरन सुरक्षा बलों ने मुस्तैदी दिखाते हुए इस पूरे मामले में हालात को सामान्य किया। लेकिन इस हिंसा में 4 लोगों की मौत भी हो गई। कई ऐसे चेहरे हैं जिनके खिलाफ केस दर्ज किया गया है, पूछताछ होगी, इनकी भूमिकाओं के बारे में जांच पड़ताल की जाएगी। उदाहरण के लिए जो यहाँ के युवा सांसद हैं, बर्क समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, ये आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे हैं और इसी के आधार पर आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ड्रोन के जरिए भी कई वीडियोस बनाए गए हैं ताकि बाद में इन उपद्रवियों को चिन्हित किया जा सके, इनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। और अब इन्हीं फुटेज के आधार पर इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आप देख रहे हैं स्पष्ट तौर पर कई सीसीटीवी कैमरास अलग अलग जगहों पर मौजूद थे जिनमें पत्थर फेंकते हुए ये लोग दिखाई दे रहे हैं। अब ये लोग कौन हैं, किसके कहने पर ये सब कर रहे थे, ये सब जांच पड़ताल का विषय है और जांच पड़ताल के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि क्या कुछ लोगों ने, चाहे वो नेता हों, अन्य लोग हों, सामाजिक तौर पर, धार्मिक तौर पर जुड़े हुए लोग हैं। क्योंकि आपको याद होगा कल सख्ती बरतते हुए किसी भी नेता, किसी भी अन्य व्यक्ति के जो लोगों से संवाद करके उनको और भड़का सकते हैं, उनके आने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया था संभल में। संभल के हालात कल बहुत बुरे हो गए थे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप भारत एक्सप्रेस पर देख रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज में रिकॉर्ड हुए पत्थरबाज ये वो लोग हैं जिन्होंने कल संभल में जमकर हिंसा की। और यहाँ पर जब पुलिस बल पहुँचा, टीम्स पहुंची थी, तो उसके बाद में ये लोग उग्र हो गए थे और बड़ी तादाद में यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो गई थी। भीड़ के पास में पत्थर मौजूद थे पहले से। ये भी कहा गया है, एसपी संभल की तरफ से ये बयान भी कल आया था कि फायरिंग भी इसमें हुई है। देखिए 4 लोगों की मौत हुई है, ऐसे में ये मामला बहुत ही गंभीर हो जाता है। अब इसमें क्या कुछ लोगों के पास हथियार भी थे, इसको भी देखा जा रहा है। इतनी बड़ी तादाद में पत्थर कहाँ से आए थे? क्या ये पूरी हिंसा जो थी ये सुनियोजित थी, यानी पहले से इसको प्लान करके यहाँ पर लोगों को तैयार किया गया था? जैसे कई पहलू हैं जिस पर अब जांच पड़ताल हो रही है। यूपी के संभल हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर है। उपद्रवियों को लेकर पुलिस प्रशासन का सख्त एक्शन भी देखने को मिला है। मामले में डीएम राजेंद्र पैसिया का बयान आया है सामने। हिंसा करने वाले उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा, ये डीएम ने कहा है। हिंसा में क्षतिग्रस्त हुई सार्वजनिक संपत्ति का आकलन जारी है, यानी ये देखा जा रहा है कि कितना नुकसान पहुंचाया गया है, किन लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। उन चेहरों को की पहचान की जा रही है। जो आप सीसीटीवी फुटेज देख रहे थे उसके आधार पर ड्रोन के जरिए भी कई फुटेज सामने आए हैं। एक एक चेहरे को पहचाना जा रहा है। जिन लोगों ने हिंसा फैलाई, जिन लोगों ने सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और सार्वजनिक संपत्ति का जो नुकसान हुआ है, क्षतिग्रस्त किया गया है, उसका आकलन लगातार जारी है। और यह भी कहा है डीएम ने कि उपद्रवियों से की जाएगी नुकसान की भरपाई।
देखिए, हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश में कई जगह पर ये देखा गया है कि जब नुकसान करते हैं ऐसे उपद्रवी, तो इसके बाद में इनकी सबसे पहली बड़ी सज़ा तो ये होनी चाहिए जो नुकसान किया गया। जैसे आप देख रहे हैं, कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया, कई सरकारी जगह हैं जहाँ पर तोड़फोड़ की गई है, और तोड़फोड़ की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। बाद में जब यहाँ पर लोग पहुँचे, टीम्स पहुँची, और रास्ते से जब वो इस पूरे पत्थरों को हटा रहे थे तो 4-4 ट्रॉली भरकर पत्थर यहाँ से निकले। शाही जामा मस्जिद संभल का यह मामला था, जहां पर सर्वे के लिए टीम पहुंची थी, और उसके बाद ये पूरी हिंसा भड़की। इस पर राजनीति भी जमकर हुई। अखिलेश यादव का बयान आया है, लगातार वो इस पर बयान दे रहे हैं। उन्होंने ये कहा है कि हमें संभल जाने से रोका गया, ये अखिलेश यादव का कहना है। हालांकि बैन लगा दिया है, किसी भी नेता के जाने पर यह बैन लगाया गया था ताकि हालात और ख़राब ना हो। हमें संभल जाने से रोका गया, ये अखिलेश यादव का कहना है। संभल का हाल जानना चाहते हैं, उन्होंने ये कहा, इसलिए हम जाना चाहते थे संभल में न्याय नहीं मिल रहा है, संभल में जानबूझकर दंगा कराया गया, ये भी अखिलेश यादव का आरोप है। हमारे सांसद के खिलाफ एफआईआर क्यों? जकीउर रहमान बर्क, जैसा मैंने आपको बताया भी, यहाँ के युवा सांसद हैं, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। कल भी अखिलेश यादव का बयान आया था, उनका कहना था कि जब वो यहाँ शहर में थे ही नहीं तो उनके खिलाफ एफआईआर क्यों दर्ज की गई है। और जो स्थानीय विधायक हैं उनके बेटे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज की गई है। जो सदर हैं शाही जामा मस्जिद के, उनके खिलाफ भी उनको कल हिरासत में लिया गया था। हमारे संसद के खिलाफ क्यों एफआईआर दर्ज की गई, अखिलेश यादव का कहना है। विधायक के बेटे पर भी झूठे आरोप हैं। संभल में दोबारा सर्वे का काम क्यों हुआ, प्रतिनिधिमंडल के बाद मैं भी संभल जाऊंगा, ये बात कही है अखिलेश यादव ने। सुनिए आप भी। वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं, उनकी बात ना सुन पाए इसलिए इंटरनेट बंद है, वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो लीडर ऑपोजिशन हैं, दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर यहाँ से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे, हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, सरकार का नहीं मानते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं। ये बड़ा गंभीर मसला है। देखिए, यहाँ पर राजनेताओं के जाने से हालात और बेकाबू हो सकते हैं और भड़क सकते हैं। और कई लोगों के खिलाफ जब एफआईआर हुई है, जिसमें सांसद भी यहाँ के मौजूद, जो समाजवादी पार्टी के हैं, स्थानीय विधायक भी समाजवादी पार्टी के, उनके बेटे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। और इस सब के बीच में एक बड़ी खबर आ रही है, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की ये बड़ी खबर है, बड़ा खुलासा है कि संभल हिंसा जो है वो सुनियोजित थी। जैसा मैं लगातार कह रहा हूं कि क्या ये सुनियोजित थी, ये बहुत बड़ा सवाल जांच पड़ताल का रहेगा। और फिलहाल जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है उसके मुताबिक ये प्री प्लान था, सुनियोजित था, यानी पहले से ये तय था कि टीम यहां पर आएगी तो पत्थरबाजी होगी, बड़ी तादाद में लोग यहां पर इकट्ठा होंगे, जिसके बाद इस तरह की तस्वीरें सामने आई हैं। वर्चस्व के खूनी खेल में 4 लोगों की मौत भी हुई है। अब एक और जो बात सामने आ रही है वो तुर्क बड़ा या पठान महान, ये हिंसा का मुख्य कारण बना है। सांसद और विधायक में कौन पावरफुल, ये भी एक बड़ा सवाल है। तुर्क सांसद समर्थकों की गोली से पठान विधायक के समर्थक की मौत हुई है। तुर्क सांसद के समर्थकों की गोली से मारे गए पठान, सैफी और अंसारी एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में यह खूनी खेल हुआ है। अभी देखिए, इस मामले की जांच पड़ताल हो रही है। जितना आपको दिखता है चीज़ें कई बार वैसी नहीं होती हैं ज़मीन पर, और ज़्यादा गहनता से जब इसकी जांच पड़ताल की जाएगी तो असली कारण सामने आएंगे। देसी बनाम विदेशी और तुर्क बनाम पठान की ये लड़ाई रही। असली वजह अब तक की जांच में जो जानकारियां आई हैं वो आपके सामने रख रहे हैं। पुलिस की गोली से कोई हताहत नहीं हुआ है। अगर आपके जहन में ये सवाल आ रहा हो कि कैसे मारे गए लोग, तो ये आपस की इन लोगों की भिड़ंत थी और मारे गए सभी लोग विधायक के समर्थक थे। और आइए सुनते हैं संभल मामले पर कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर का क्या कहना है। संभल में कैसे, किसने किया ये सब? संभल में कोर्ट का आदेश का पालन करने के लिए अगर एक जांच एजेंसी जाएगी तो उसका आप अतिक्रमण करेंगे, उसके ऊपर आक्रमण करेंगे, उसके ऊपर आप पत्थर बरसाएंगे। पहली एक तो जांच ये होनी चाहिए, इतने पत्थर आते कहां से हैं, ये पत्थरों की प्लानिंग क्या है? तो उन लोगों को पकड़ो, चोर को नहीं, चोर की मां को पकड़ो। एक बात ध्यान से सुने, ये भारत हमारी मातृभूमि है, इसकी मिट्टी में हमारा जन्म हुआ, इस मिट्टी में मर जाएंगे, लेकिन बाहरी कानून जो बाहरी प्रदेश देशों से आए हैं वो इस देश में नहीं चलने देंगे।
और जैसा मैंने आपको बताया, कुछ ताज़ा अपडेट इस मामले में आए, मेरे सहयोगी अनुज कुमार आपको ज़्यादा जानकारी देंगे। अनुज, एक जानकारी ये आ रही कि तुर्क बनाम पठान की लड़ाई थी, जो लोग मारे गए, विधायक समर्थक ज़्यादातर लोग थे और सांसद समर्थकों की तरफ से गोलीबारी। तो ये एक बिल्कुल डिफरेंट एंगल है जो इस हिंसा का दिखाई दे रहा है। इसके बारे में क्या आपके पास अपडेट है, थोड़ा विस्तार से बताएं। और प्रवीण जी, हर पुलिस हर एंगल पे अपनी तफ्तीश और जांच कर रही है, और ये एंगल भी जो जिस एंगल की बात है तुर्क वर्सेस पठान की बात हो रही है, वहां संभल के स्थानीय में चर्चा का विषय है कि दोनों ही सियासी रसूख और सियासी वर्चस्व के लिए तनातनी हमेशा रही है, और दोनों एक मुस्लिम के रहनुमाई तौर पे अपने आप को आगे की होड़ में रहा है। और ये इसी को लेकर दोनों समर्थकों के बीच में ये भिड़ंत हुई, और ये भिड़ंत की वजह से दोनों समर्थकों में आपस में गोलीबारी से जो 4 लोगों की जो पुष्टि हुई है, ये मौत हुई। और बताया जा रहा है कि वहाँ स्थानीय जो वर्चस्व था उसको लेकर लड़ाई झगड़ा हुआ। हालांकि एफआईआर में भी बड़ा ही सनसनीखेज खुलासा हुआ, चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं कि पुलिस पर ही अटैक करने की पूरी तैयारी थी, यानी पुलिस को ही निशाने पे थे, पुलिस को ही वहां से मतलब समझ लीजिए कि मारने की प्लानिंग थी, क्योंकि उसको पहले से जिस तरह से 19 नवंबर को पहले दिन वीडियो और फोटोग्राफी सर्वे टीम ने किया, उसके बाद से स्थानीय लोगों में असंतोष था और चिंगारी थी, जिसको प्रशासन भाप नहीं पाया। उसके बाद से जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे, यानी जो राजनेता थे, सपा सांसद हो गए, वहां का लोकल विधायक इकबाल महमूद हो गए, उन्होंने भड़काऊ भाषण दिया, भीड़ को उकसाया, जिसके बाद से यह हिंसक रूप लिया और उपद्रवियों दंगाइयों ने पुलिस को निशाने पर लिया। पुलिस की पहली बात तो मैगजीन छीनी, यानी पिस्टल की मैगजीन छीनी, वहां के उनके क्या जो आंसू गैस के गोले थे वो कब्जे में लिए गए। जब पुलिस ने जब तितर बितर किया तो पुलिस की सरकारी गाड़ियों को आग के हवाले किया गया। तो ये तमाम जो एफआईआर में है वो चौंकाने वाले खुलासे किए गए। और एफआईआर की सबसे बड़ी प्रवीण जी बात यह है कि जियाउर रहमान बर्ग को आरोपी नंबर 1, लोकल सांसद सपा के इकबाल महमूद को भी आरोपी बनाया गया, साथ में जफर अली जो कमेटी के वहां के जामा मस्जिद के, उनको भी उसमें आरोपी बनाया गया। तो कुल मिला के सभी एफआईआर में बहुत चौंकाने वाले खुलासे हैं कि पुलिस को ही निशाने पर लिया गया था, यानी समर्थकों की जो भीड़ थी और पहले से ही उकसाने काम किया गया। जफर वहां के जो लोकल सांसद है उनका कहना था मस्जिद सुरक्षित रखनी है या सुरक्षित रहे, ये हमारा कर्तव्य बनता है। इसके बाद से भीड़ अचानक से आई, तितर बितर हुई। हालांकि सबसे पहली दूसरी वजह ये बताया गया, जब मौके पर जब 7 बजे टीम गई सर्वे करने के लिए, तो लोगों को अफवाह फैलाई गई कि हौजी का पानी खाली करवाया जा रहा है। तो लोगों में ये अफवाह फैली कि मंदिर के अंदर खुदाई हो रही है। इसके बाद भीड़ अचानक से आती है, भीड़ में शोर शराबा होता है, ऊपर से फायरिंग की जाती है, अवैध असलहों का प्रयोग किया जाता है। जिस तरह से अभी देखिए देवकी नंदन जी ने बोला कि अचानक से इतने पत्थर आते कहां से हैं, इतने स्टोन्स आते कहां से हैं। और दूसरी बात, जब रिकवरी की गई स्पॉट से, तो एसपी जो संभल थे उनका भी कहना है कि एक अजीब सा हथियार बरामद हुआ। प्रवीण जी, आपने वीडियो में देखा हुआ हथियार बड़ा ही अजीब है, गरीब है दोनों तरफ। अच्छा, मुझे अनुज ये बताएं आप, ये सांसद विधायक का मसला क्या है? इनकी क्या आपस में बनती नहीं? क्योंकि जो नया खुलासा हुआ उसमें तो ऐसा लग रहा है कि इन दोनों के गुट आमने सामने थे, जबकि दोनों समाजवादी पार्टी के वर्चस्व की लड़ाई जैसी। ये थोड़ा एंगल समझाइए, इनकी क्या स्थिति है यहाँ पर? देखिए, तुर्क और जो ये पठान है, ये आज से नहीं, वहां के लोकल लोगों का कहना है कि शुरुआती दौर से राजनीतिक लाभ लेने के लिए कि कौन मुस्लिम का बड़ा रहनुमा है, कौन मुस्लिम का बड़ा हितैषी है, और उसी चीज को प्रूव करने के चक्कर में आए दिन वहां पे इस चीजों को लड़ाई झगड़े का एंगल देखा जाता है, और आए दिन ये चीजें हुआ। दूसरी और एक खबर ये भी, जब से ये दास साबरमती रिपोर्ट आई है, जिस तरह से मुस्लिम नुमाइंदों का नाम आया जिसने राजनीतिक लाभ लिए, तो एक राजनीतिक लाभ लेने के लिए और सियासी कद को बड़ा करने के लिए इस तरह की सोची समझी एक साजिश थी, जिसको ये अंजाम देगा कि 19 तारीख के बाद से ही ये प्लान किया गया था। अचानक से कोई भी 15 से 20 ट्रॉली नहीं आई, अचानक से पत्थरे नहीं आए, अचानक से ये अवैध हथियार नहीं आए, अचानक से ये जो वहां पे हथियार धारदार पाए गए वो अचानक से नहीं आए। कुल प्लान था कि किसी ना किसी को बढ़ के ये दिखाना होगा कि मैं राजनीतिक लाभ के लिए फायदेमंद हूँ। पर ये तुर्क और पठान की जो लड़ाई है, इस पे एंगल पर पुलिस जांच करे। हालांकि इसका संबल में जो ये हिंसा है, क्या ये इसका भी कारण है कि नहीं, हालांकि ये चर्चाओं का बाजार अभी घर में सियासी गलियारों में इस बात का भी चर्चा है कि दोनों लोग अपने आप को बड़ा कौन है छोटा कौन करने के चक्कर में दो समर्थकों आपस में भिड़े, जिसका खामियाजा ये था कि आज संबल जो है खबरों में बना हुआ है। एक ये नेता जाना चाहते हैं, अखिलेश यादव बड़ी नाराजगी जता रहे हैं कि मुझे रोक दिया गया, मेरा प्रतिनिधिमंडल जाएगा पहले। तो इस विषय में कुछ प्रशासनिक अधिकारियों से आप लोगों की बातचीत हुई हो, कोई अपडेट आया हो कि कब तक ये बैन हट जाएंगे यहाँ पर, चाहे इंटरनेट सेवा को बहाल करना हो, नेताओं का जाना हो, ये स्थितियां कब तक सामान्य हो जाएंगी?
अभी फिलहाल देखिए इम्पोस्ट 163 सेक्शन वहां पे लगाया गया है, जिससे कि वहां पे कोई भी भीड़ एकत्र नहीं। और दूसरी ओर प्रशासन की ओर से 30 नवंबर तक कोई भी बाहरी व्यक्ति, संगठन, जनप्रतिनिधि दाखिल नहीं हो सकता, वर्जित किया गया। इसीलिए एहतियातन कोई भी वहां पहुंचने की स्थिति और बिगड़े नहीं, क्योंकि देखिए स्थिति को काबू करना, नियंत्रण करना, क्योंकि ये बड़ी ही सेंसिटिव चीज है, बड़ी ही मतलब इस मुद्दे को लेकर शीतकालीन सत्र यानी सोमवार को भी हंगामेदार रहा, बवाल की स्थिति भी रही। तो इसको देखते हुए एहतियातन तौर पर 30 नंबर तक फिलहाल किसी को भी जाने की अनुज, कल सदर जामा मस्जिद को हिरासत में लिया गया था। 2-3 बड़े लोगों के खिलाफ, जैसे विधायक के बेटे हैं, उनके खिलाफ एफआईआर, खुद सांसद के खिलाफ एफआईआर हुई। गिरफ्तारी या हिरासत में लेने की कार्रवाई कितने, खासतौर पर ये जो बड़े चेहरे हैं जैसे सांसद हैं, विधायक के बेटे हैं, किन किन पर अभी कार्रवाई हुई है, हिरासत में ले लिया गया है? और टॉप नंबर 1 पहले तो 2750 लोगों का मुकदमा दर्ज है, और ये मुकदमे में 7 एफआईआर अलग अलग पुलिस कर्मियों को द्वारा दी गई, जिसमें से 27 लोग गिरफ्तार हैं और अभी भी 6 लोग हिरासत में लिए गए। जफर अली को हिरासत तब लिया गया जब जफर अली ने पीसी करी, और पीसी करने के बाद प्रशासन पे ही सवाल खड़े कर दिए कि प्रशासन की सूझबूझ के वजह से, अलर्ट के ना होने की वजह से प्रशासन ने मतलब अपने उसमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, और प्रशासन की गलत इंफॉर्मेशन की वजह से इस तरह से हिंसा भड़की। हालांकि जफर अली को लेकर हिरासत में पूछताछ की गई, और जफर अली ने बताया कि ये हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो घटना थी, जो जामा मस्जिद के पास तमाम तरह की जो भीड़ इकट्ठा हुई, और इसको लेकर उन्होंने वो जानकारी साझा की है, और पुलिस लगातार लोगों से पूछताछ। ठीक है, हम इसका अपडेट अनुज आपसे लेते रहेंगे, आप नजर बनाए रखें, पल पल का अपडेट लेते रहेंगे। तो ये तस्वीरें आप देख रहे थे, एक्सक्लूसिव तस्वीरें, सीसीटीवी फुटेज के जरिए कई जगहों की तस्वीरें आई हैं, ड्रोन के जरिए कई तस्वीरें आई हैं, हिंसा करते हुए कई उपद्रवी दिखाई दे रहे हैं। पत्थर कहां से आते हैं, जो देवकीनंदन ठाकुर सवाल खड़े कर रहे थे। दूसरा, इसमें कौन कौन लोग जिम्मेदार हैं, किसने भड़काया था, क्या यहां पर वर्चस्व की लड़ाई थी, 2 गुट हैं, सांसद विधायक का गुट, इस तरह की भी खबर आ रही है।